हेलो दोस्तों, नमस्कार। जहां ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी देशों में लेकर दक्षिणी एशिया और यूरोप तक के देश मुश्किल में पड़े हुए हैं, वहीं रूस एक ऐसा देश बनकर सामने उभरा है जो कि आपदा में भी अवसर का रास्ता ढूंढ निकाला है। आइए हम विस्तार पूर्वक समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। साथ में सारी डिटेल्स हम देखेंगे इसमें। जहाँ नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश था, लेकिन इसके बाद, इस युद्ध के बाद ऐसा लग रहा है कि रूस को इजाज़त दे दिया गया है, मतलब कि व्यापार करने के लिए। और जो भी रूस यूक्रेन वॉर के चक्कर में रूस के ऊपर काफ़ी सारा प्रतिबंध लग चुका था, जो धीरे धीरे राहत मिलता नज़र आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है कि ये मिडिल ईस्ट का मैप है और यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच, मतलब कि काफ़ी दिनों से 20 से 22 दिनों से दोनों के बीच वॉर चल रहा है। और ये दोनों के बीच वॉर चल रहा है, जिसमें कि काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है, जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इन सभी के ऊपर, बहरीन हो गया, इन सभी के ऊपर ईरान के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहीं एक गल्फ़ ऑफ हार्मुज़ के बीच में भी यहाँ पे ईरान अपना ब्लॉकेज लगाकर बैठा हुआ है, जिससे कि इस क्षेत्र से आने वाले तेल का निर्यात काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि पूरे विश्व का कम से कम यहाँ से 20 से 30% जो कि निर्यात यहीं से होता था, सर्वाधिक निर्यात यहीं से होता था। लेकिन आज जो ईरान और इजराइल के वॉर चल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर यही लगातार चलता रहा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसमें रूस को क्या फ़ायदा हो रहा है, हम इस बात को आज डिस्कस करेंगे ध्यान से। सभी विश्लेषकों का मानना है कि जहां इस युद्ध में सभी देशों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रूस को काफ़ी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें कि पश्चिमी एशिया में तनाव से ऊर्जा बाजार हो गया, कूटनीति हो गया और सैन्य समीकरण बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, फिर भी मौजूदा हालात मॉस्को को आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक लाभ दे रहा है। जिस देश से तेल खरीदने के लिए ट्रंप सभी को रोक रहे थे, अभी वो खुद रूसी तेल बिकवा रहे हैं और सभी को इजाज़त दे रहे हैं कि आप रूस तेल को खरीदें, क्योंकि ईरान यूएस ने जो अपना दिमाग लगाया था कि हम ईरान को बहुत जल्दी एक तरीके से मतलब हरा देंगे या फिर प्रतिबंध कर देंगे और अमेरिका को फ़ायदा होगा, लेकिन ये उल्टा पड़ चुका है और ये युद्ध लगभग 22 दिनों तक चल चुका है। ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे ये हमारा भारत है और ये रशिया हो गया और ये पूरा यूरोप के अंडर आता है। ये मिडिल ईस्ट वाला ये रीजन हो गया, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया और ये अफ्रीका, यूएस हो गया, कनाडा हो गया और ब्राज़ील, ये सब हो गया सभी देश। साथ में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ पे रेड सी हो गया, ये यहाँ पे ब्लैक सी, कैस्पियन सागर। आशा करते हैं आप देख लिए होंगे मैप के माध्यम से। रूस और यूक्रेन के जंग और इजराइल गाज़ा का वॉर हुआ था, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना कि हाल ही में जो ये मिडिल ईस्ट के रीजन में फारस की खाड़ी में हुआ था, ईरान और ये हो रहा है। ईरान जिसमें अमेरिका, इजराइल सभी मिलकर युद्ध कर रहा है। इस रास्ते से सर्वाधिक कच्चा तेल हो गया आयात होता था, और जब से ये युद्ध होना स्टार्ट हुआ है, जब से इसका आवागमन बंद हो चुका है, कीमत धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, शेयर बाज़ार क्रैश हो चुका है, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाने से खाद से लेकर स्थिति ऐसी बन गई है कि जंग अगर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो दुनिया के कई सारे देश भूखमरी के कगार पर चल जाएंगे। और ऐसा धीरे धीरे लग रहा है कि बहुत सारे देशों में गैस का शॉर्टेज हो चुका है, एलपीजी का शॉर्टेज हो चुका है और साथ में पेट्रोल, डीजल वगैरह का शॉर्टेज हो चुका है। अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि इस रीज़न में है, ये जो यहाँ पे ये रीज़न है जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इराक हो गया, ये सभी देश सर्वाधिक, ईरान हो गया, ये सभी देश जो हैं सर्वाधिक तेल का उत्पादक देश है और यही सभी जगह इंपोर्ट करते हैं पूरा विश्व में, मतलब यहाँ से इस तरीके से यूरोप हो गया और यहाँ पे पूरे एशिया के रीजन में। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस युद्ध यहाँ पे होने के बाद अमेरिका जहाँ रूस को एक तरीके से बांध कर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ से अब धीरे धीरे उसका भी मार्केट खुलता जा रहा है और रूस इसी बहाने फ़ायदा भी होगा, उसको इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा था उसे झेलना पड़ रहा था प्रतिबंधों के कारण, वो आगे बढ़ेगा इस। वही हम आगे बात करें तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर को काफ़ी 3 से 4 साल हो चुका है और इस वॉर में रशिया ने ऑलरेडी पहले इतना इस एरिया पे कब्ज़ा कर चुका है और अभी इस तरफ से मतलब कि पूरा यूरोप जो था यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था जितने वेपन वगैरह हो गए, लेकिन वहीं यूएसए अभी ईरान में बिजी है और ईरान में बिजी होने के कारण यूक्रेन को मतलब जैसे पहले दिया जा रहा था वेपन वगैरह, वैसे नहीं सप्लाई हो पाएगा और जिससे रशिया को फ़ायदा होगा कि वो यूक्रेन के और आगे हिस्से में, इलाके में बढ़ सके और कब्जा कर सके। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। फ़िलहाल तो रशिया को फ़ायदा हो, क्योंकि हाल ही में
EU के समिट जहाँ पे हो रहा था, वहाँ के चीफ ने कहा है कि बढ़ते तनाव के कारण रूस को ज़्यादा फायदा हो रहा है। विश्व राजनीति और के साथ साथ मीडिया भी अभी मिडिल ईस्ट में फोकस कर चुका है और रशिया यूक्रेन के वॉर को दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने का रीज़न आप समझ ही रहे होंगे कि क्यों इस वॉर का भी चर्चा होना बंद हो चुका है। तो इसमें रशिया को फ़ायदा होगा, रशिया आगे चलते हुए अपना जाएगा और फिलहाल इतने जगह पे कब्जा कर ही लिया है। तो और देखते हैं क्या होता है। और जब से ये ईरान का वॉर हुआ है, जब से कच्चे तेल का कीमत बहुत आसमान चढ़ चुका है, जो कि अभी $110 प्रति बैरल हो गया। एक बैरल में 159 लीटर तेल, 159 लीटर आता है तेल, मतलब 1 गैलन। और ये क्रूड ऑयल है, इससे तेल भी बनाएगा और सारा चीज़ प्रोसेस करने के बाद तेल और महंगा होगा धीरे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान प्रतिबंध लगाकर बैठा हुआ है और पाबंद लगाकर बैठा हुआ, आगे बढ़ने दे नहीं रहा है किसी देश को। और वो अगर व्यापार नहीं होगा तो कुछ ही देश ऐसे बचेंगे जिससे कि आप तेल खरीद सकते हैं। और हाल ही में वेनेजुएला में मादुरो को उठाने के बाद ऐसा लग रहा है, लेकिन वेनेजुएला में अभी वो काम चलने में थोड़ा टाइम लगेगा और रशिया का बनाया है वो सारा चीज़ होगा, तो रशिया को इस चीज़ में फ़ायदा होगा। जैसा कि अभी पीछे देखा था कि रूस और यूक्रेन वॉर के चलते जो भी तेल खरीद रहा था रशिया से, रूस से, उसके ऊपर यूएस द्वारा 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। और ऐसा कहा गया था कि अगर आप रूस यूक्रेन में के वॉर में अगर आप शांति नहीं दे सकते हैं तो फिर आप रूस के साथ व्यापार करके रूस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं एक तरीके से, रूस के पास जा रहा है और रूस उसी पैसे के साथ यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। तो इसी की वजह से 25% का टैरिफ लगा भी था भारत के ऊपर, और भी कई देशों के ऊपर लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ये जंग के बाद से, अमेरिका और यूक्रेन जंग की वजह से प्रतिबंध लगा था, अब ईरान के जंग के कारण ऐसा डिमांड बढ़ गया है कि लग रहा है कि आने वाले समय में रूस के साथ व्यापार ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ट्रंप के द्वारा, मतलब यूएस के द्वारा बोल ही दिया गया है कि आप रूस के साथ भी व्यापार कर सकते हैं और तेल खरीद सकते हैं। जहाँ रूस से व्यापार होगा उससे रूस को फ़ायदा होगा। रूस को फ़ायदा कैसे होगा? वो पैसे कमाएगा और वो उसी पैसे से वो और फुल फ्लेज्ड तरीके से वॉर कर पाएगा, वो यूक्रेन के ऊपर और अच्छे तरीके से वो हमला कर पाएगा, जो यूक्रेन को बैकअप भी उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी यूएस बिजी हो चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रूस का वो रीज़न है कि वो ईरान के अंदर उसके बिजी करने का रशिया ये यूएस को, ताकि रूस अपने तरीके से लड़ सके। जहाँ पहले ट्रंप के द्वारा बोला गया था कि चुनाव में जब वो आए हुए थे तो वो बोला गया था कि जब मेरे आते ही रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा, और आज इतना टाइम हो चुका है, रूस और यूक्रेन का वॉर अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ तक कि जो टैरिफ लगाया गया था, जो प्रतिबंध लगाया गया था रूस के ऊपर, वो सभी भी धीरे धीरे अब ख़त्म करते जा रहे हैं और इससे रूस को फ़ायदा होने वाला है। तो अभी तो बात ही चल रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है ऐसा। और यहाँ से ऐसा भी हो चुका है, जब से ईरान के साथ प्रतिबंध लगा है, ईरान सर्वाधिक तेल जो है, मतलब कि चीन सर्वाधिक तेल ईरान से ही खरीदा था, लेकिन यहाँ पे अभी वो ब्लॉकेज लग चुका है तो चीन खरीद नहीं पाएगा। इसके कारण ये हुआ कि चीन को मजबूरन रूस के साथ सर्वाधिक तेल खरीदना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। वही हम क्रूड ऑयल की बात करें तो जिससे एलपीजी हो गया, कार हो गया, नेफ्थॉन हो गया, जेट हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल हो गया, और साथ में टैंकर रोड वगैरह जो बनता है वो सभी चीज़ फ्यूल से ही बनता है। इस वजह से इसका डिमांड एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो रखा है। रूस के ऊपर जब प्रतिबंध लगा था तो वो बहुत सारे देशों को 10 से 13 प्रति डॉलर, मतलब कि बैरल कम कर दिया था रेट। लेकिन हाल ही में ऐसा उसका स्थिति धीरे धीरे नज़र आ रहा है कि वो अपना जो डिस्काउंट है उसे ख़त्म कर देगा, और वो डिस्काउंट जहाँ 10 से 13 प्रति डॉलर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था, अब वो $4 से $5 कर देगा, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हो रहा है। और आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो उसे फ़ायदा होगा और वो मन चाहे दाम पे बेचेगा, मतलब कि एक तरीके से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और भारत ने भी अपना वहाँ से लाना स्टार्ट कर दिया और भारत को भी मिलेगा। भारत को जो डिस्काउंट पहले मिल रहा था वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब जो नॉर्मल वो रहेगा उसके अनुसार भारत भी खरीदेगा। और अभी रशिया के ऊपर जैसे पूरे यूरोप में, ये जैसे यूरोप का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ठंडा प्रदेश पड़ता है, और इस एरिया को, इस रीजन को गर्म करने के लिए गैस का बेहद आवश्यकता होता है। और जहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ चुका है, मिडिल ईस्ट में एक तरीके से बहुत वॉर चल रहा है, तो वहाँ से ऑयल वगैरह हो गया, रिफाइन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब सभी नहीं निकल पा रहा है। और जिससे रशिया के मजबूरन है कि रशिया अपना किसी भी रास्ते से, इंडिया के रास्ते से या फिर कोई अदर कंट्री, चाइना वगैरह किसी अदर कंट्री के रास्ते से इस देश में दोबारा से ट्रांसफ़र होगा। और अभी यूएस उतना नहीं दे पाएगा, ना ही वो कनाडा के पास भी कुछ थोड़ा बहुत
रिज़र्व में बचा हुआ है तो वो नहीं दे पाएगा। फ़िलहाल रशिया को फ़ायदा होगा और होना भी चाहिए, रशिया काफ़ी दिनों से लगा हुआ था इन सब चीज़ों में। और जैसा कि हमने ऊपर बात किया था कि कीव जो कि यूक्रेन का राजधानी है, कीव कमज़ोर होगा धीरे धीरे, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन प्रिसीजन गाइडेड हथियार जो है वो अब नहीं मिल पाएगा उसे, पेट्रियोट इंटरसेप्टर भी नहीं मिल पाएगा, मतलब कम हो जाएगा, जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है और रशिया को इसमें फ़ायदा होने वाला है, मतलब लाभ होने वाला है। हम रशिया के फ़ायदे के देखें तो कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं, जो कि जिसमें कि युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा व्यापार में अस्थिरता बढ़ गई है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने लग गया। और लाजमी सी बात है कि ये होना है। कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुका है, उससे अधिक पहुंच चुका है, जैसे 100 डॉलर के बीच में। और विश्व का 5वां सबसे मतलब अधिक हिस्सा जो है यहीं से इंपोर्ट होता है, फारस की खाड़ी से, हार्मुज़ जल संधि से। और यहाँ से जब नहीं होगा तो रूस को फ़ायदा होगा और रूस को यूक्रेन वॉर में भी उसे मदद मिलेगा काफ़ी तरीके से। अगर हम वही रिज़र्व की बात करें तो ऑयल रिज़र्व की बात करें तो जिसमें कि सबसे अधिक सऊदी अरेबिया के पास है, वही सबसे अधिक वेनेजुएला के पास है, उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे इराक हो गया, कनाडा हो गया, यूएई हो गया, रशिया हो गया। कनाडा के पास तो अभी निकल नहीं पा रहा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगर दूसरे बिंदु की बात करें तो रूस पर प्रतिबंधों और दबाव कुछ कम हुआ। ईरान संकट के ऊर्जा बाजार की स्थिरता रखने के लिए कुछ नीतियों में बदलाव किए गए। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अस्थायी तौर पर रूस तेल की कुछ खेपों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी है। वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर कुछ हद तक कम हो गया है। रूस अर्थव्यवस्था पहले ही युद्ध खर्च और प्रतिबंधों से दबाव में थे, इसीलिए तेल कीमतें और ऊपर बढ़ चुकी थी, और जिससे कि अब उसे थोड़ा राहत होगा और वो आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं तो ये क्रूड ऑयल हो गया, यहाँ पे हार्मुज़ जल संधि हो गया, जहाँ से कि पूरे विश्व में भी यहाँ इस रीजन में वॉर की वजह से अनस्टेबिलिटी आई हुई है। वहीं दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया है। ईरान संघर्ष के बाद वैश्विक राजनीति का माध्यम से पूर्व की ओर आ चला है। पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध पश्चिमी देशों की विदेश नीति और सैन्य सहायता का मुख्य मुद्दा रहा था, लेकिन अब मीडिया, कूटनीति, प्रयास और राजनीतिक चर्चा पर बड़ा हिस्सा जो कि मिडिल ईस्ट में आ चुका है, और जिसके कारण से रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ा कम हो गया और मॉस्को पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम पड़ सकता है, कम हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि रूस का बात कोई नहीं करता है और ये दोनों मिडिल ईस्ट में आकर उलझ गए ईरान के साथ। हम आगे बात करें तो अमेरिकी हथियारों संसाधन मिडिल ईस्ट में आ चुका है, वही सब सारा चीज़ है, यूक्रेन को नहीं दे पा रहे हैं। और ईरान में जिस तरीके से वॉर कर रहे हैं तो अब यूक्रेन को थोड़ा पीछे हो चुका है यूक्रेन। आगे देखते हैं क्या होता है यूक्रेन का। फ़िलहाल रशिया ने इस मतलब कि इतना रीजन पे कब्जा कर चुका है, और क्रीमिया पे 2014 में ही कब्जा कर लिया था, और ऑलमोस्ट इतना एरिया पे कब्जा कर चुका है, और दोनों एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यूक्रेन का वॉर अभी लंबा चलते जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। पुतिन की कूटनीति को फ़ायदा मिला। इस संकट ने वैश्विक कूटनीति में भी नई स्थिति पैदा कर दी है। रूस खुद ऐसा देश दिखाने का कोशिश कर रहा है जो मध्य पूर्व के कई पक्षों से बातचीत कर सकता है, साथ ही वह पश्चिमी हस्तक्षेप की आलोचना भी कर रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस युद्ध ने पश्चिमी देशों के बीच रणनीतिक और प्रतिबंधों को लेकर मतभेद भी उजागर किए हैं। अगर पश्चिमी देश की एकजुटता कमज़ोर पड़ती है तो इससे रूस की भी भू राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं हम अगर इस युद्ध की बात करें तो जहाँ ट्रंप के आने के बाद से यूरोपीय EU और नाटो जो था पूरा प्रतिबंध लगा रखा था कि वो व्यापार नहीं कर सकता। आज ऐसा समय आ गया है कि US के द्वारा ही रूस के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो चुका है, और US ऐसा दिखा रहा है, सामने आ चुका है कि रूस और यूक्रेन वॉर को भी मतलब का वॉर बता रहा है, और वहीं ईरान के वॉर को ऐसा बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर के कारण मारा गया है। अब US पता नहीं किस तरीके से आया है, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से इतना सत्ता बदल चुका है, खमैनी जा चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे जो मुख्य लोग थे, सेना में हो गए प्रमुख थे, वो लोग भी जा चुके हैं, उनको भी इजराइल और US ने मार दिया है। तो अब तक न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेता, लेकिन ये ईरान अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी साथ में रूस के द्वारा और चीन के द्वारा भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का पता दिया जा रहा है ईरान को, जिससे कि ईरान और अच्छे तरीके से USA के साथ वॉर कर पा रहा है। और वहीं ईरान ने भी रूस को काफ़ी मदद दिया था यूक्रेन वॉर में, जो कि आपने सुना होगा ड्रोन के ज़रिए। आज का युद्ध ड्रोन का हो चुका, ड्रोन के जरिए वेस्ट को
रूस को काफ़ी मदद दिया गया था ईरान के। और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो वॉर है वो ईरान नहीं लड़ रहा बल्कि और इज़राइल नहीं लड़ रहा, बल्कि ये दो बड़े मैदान है इसमें कि एक तरफ से यूएस हो गया, एक तरफ से रूस चीन हो गया, और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाकी ये तो ग्राउंड बन चुका है, बस बैटल ग्राउंड है, लड़ कोई और रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो इससे पता चलता है कि रूस को काफ़ी अभी फ़ायदा होने वाला है, इतने सालों से प्रतिबंध जो झेल रहे थे, जो झेला जा रहा था रूस के पास। और जहाँ पे कि जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, रूस हो गया, साथ में चीन हो गया, ये सभी देश है जिस पे कि सर्वाधिक प्रतिबंध लगा था। लेकिन धीरे धीरे रूस के ऊपर कमता जा रहा है प्रतिबंध, और रूस व्यापार भी आगे अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।